वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर 4 पर, और लेक्चर 4 के अंतर्गत हम देखेंगे बहुत सारे प्रश्नों को इसमें हमने समाहित करा, जैसे कि सिसरो का कानून संबंधी विचार हो, या रूसो की प्राकृतिक अवस्था के बारे में पूछा जाए, या लाक की प्राकृतिक अवस्था के बारे में पूछा जाता है, जीएस मिल के उपयोगितावाद से पूछा जाए प्रश्न, मार्क्स के राज संबंधी विचार पूछे जाए, या मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार पूछे जाए, या फिर स्वतंत्रता एवं समानता पर लास्की ने क्या विचार दिया था यह पूछा जाए, या युग का शिशु मैकियावेली को कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, या और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है किंतु यह सच जीवन के लिए बना हुआ है, यह कथन जो अरस्तु महोदय ने कहा था, इसको कैसे हम स्पष्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी से वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में क्या हो, आपको इसी प्रकार से लेक्चर 5 लेक्चर इसी प्रकार से आपको लेक्चर्स मिलते रहे। लेक्चर 5 के अंतर्गत आपके आते लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में मैं लघुत्तरीय प्रश्नों को भी करवाऊंगा, उसके बाद में मैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को करवा दूंगा। बस आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम समझते हुए चलते हैं कि प्रश्नों को, और अच्छे तरीके से अपने जो अपनी भाषा में समझेंगे, अपने शब्दों में इसको समझेंगे। कोई चिंता करने की बात नहीं, आराम से बस सुनना है हमको, आराम से देखना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के 3 लेक्चर अपलोडेड हैं, साथ ही साथ सिलेबस अपलोड है, और उसके बाद में मॉडल पेपर अपलोड है। अगर उनको नहीं देखा, आपने मॉडल पेपर को नहीं देखा है और सिलेबस को नहीं देखा, तो प्लीज़ उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। और इससे पहले जो 3 वीडियो हमने अपलोड कर दी है, उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, तब ये वीडियो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले हमने 13 प्रश्नों पर बात कर लिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 14 से लेकर के 21 सितंबर तक प्रश्नों को। ठीक, उसके बाद में फिर हम जो है लास्ट वीडियो 5वीं वीडियो होगी, उसमें हम जो है पूरा का पूरा कुल मिलाकर के 28 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और 28 के 28 प्रश्न आपके हम करवा देंगे, और इन्हीं में से आपके मतलब जो अति लघुत्तरीय होते हैं वही फंसेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न है कि सिसरो के कानून संबंधी विचारों को स्पष्ट करिए। अब सिसरो एक जो है विद्वान था, और एक दर्शन शास्त्री भी कहीं ना कहीं पे इसको लिखा मिलता है। तो इसके क्या करना है, इन्होंने कानून से संबंधित कुछ विचार दिए थे, और बताया था कि प्राकृतिक कानून होता है एक, तो एक होता है राज्य के द्वारा निर्मित कानून होता है। तो इन दोनों कानूनों के बीच में इन्होंने मध्यस्थता स्थापित करते हुए एक कानून बनाया, मतलब एक नियम दिया अपना संबंधी। उसी नियम को इसी वीडियो के अंतर्गत समझे, उत्तर में दिखा है, आइए पढ़ते हैं। सिसरो ने प्राकृतिक कानून की धारणा को स्वीकार किया। सिसरो ने क्या किया है, प्राकृतिक कानून की धारणा को स्वीकार किया, यानी जो मानव निर्मित कानून है उनको इन्होंने ज़्यादातर वैल्यू नहीं दी है। वैल्यू दी है इन्होंने किसको, प्राकृतिक कानून को दी है, जो कि नेचुरली लॉ है, या फिर भगवान के द्वारा प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम हैं। इस संबंध में उसकी मान्यता है, यानी सिसरो की मान्यता है कि विश्व की सभी वस्तुओं में प्राकृतिक कानून व्याप्त है। विश्व की कोई ऐसी वस्तु नहीं जहां पर नेचुरल लॉ ना लागू हो, हर जगह पर प्राकृतिक कानून लागू होता है। इसी आधार पर सामाजिक तथा राजनीतिक कानूनों का निर्माण हुआ है। अब इसी प्राकृतिक कानून को आधार बनाया गया, और इससे 2 प्रकार के कानून बनाए गए। एक तो सामाजिक कानून जो समाज पर लागू होते हैं, यानी समाज के द्वारा निर्मित है। एक राजनीतिक कानून जो कि संसद भवन में, या फिर राजनेताओं के द्वारा, या फिर जो मंत्रीगण होते हैं या संसद के सदस्य, वो निर्मित करते हैं कानून। तो एक कानून कौन निर्मित करता है, एक कानून तो जो संसद सदस्य होते हैं वो निर्मित करते हैं, और एक कानून जो होता है वो समाज में चलते हैं। जैसे समाज का मैं बात करूँ अपराध की, समाज में जो है किसी जो है मतलब समाज में, जैसे कि मैं बात कर लूँ जो है दहेज, दहेज प्रथा समाज के लिए क्या है, समाज के लिए एक जो है व्यवस्था है, सभी लोग देते लेते हैं, उसमें जो है ये व्यवस्था मतलब गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कानून की दृष्टि से देखा जाए तो दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस पे कानून भी बना है। इसी प्रकार से तलाक देते हैं, तो तलाक जो है वो कानूनी हिसाब से वैध है, यानी कानून के हिसाब से मान्य है। लेकिन वही तलाक समाज के हिसाब से जो होता है वो अमान्य होता है। समाज में तलाक देने वाले व्यक्ति को हीन भावना से देखा जाता है, यानी अपराध करने वाला माना जाता है। ओके, या फिर आप जो है समाज के अंतर्गत किसी अन्य जाति में शादी कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपको समाज हीन भावना से देखता है, आपको दंडित करने का प्रयास करता है समाज। लेकिन कानून हावी है क्योंकि चूंकि समाज पर, इसलिए वो दंडित नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है, और वही मान लिया आप किसी लड़की से, बाहर वाली लड़की से, मतलब आप अपने अंतर जाति विवाह करें, मतलब अपने जाति से बाहर विवाह करें, उसको कहते हैं अंतर विवाह। तो जब आप अपने जो है जाति से बाहर विवाह करते हैं, तो आपका समाज उसको वैल्यू नहीं देता, यानी वो सामाजिक मूल्य नहीं है, सामाजिक मापदंड के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। लेकिन वही कार्य कानून के हिसाब से सही है। कानून आपको इजाज़त देता है, और जो है लव मैरिज को किस मैरिज में बदल देता है, आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं आराम से जा करके। ठीक,
तो ये बात होती है। तो इसी प्रकार से दो प्रकार के कानून हैं और दोनों प्रकार के कानून किससे संबंधित है? प्राकृतिक अवस्था से संबंधित है, यानी प्रकृति से संबंधित है, यानी नेचुरली लॉ से संबंधित है। ये बात किसने कही? यह बात कही सिसरो महोदय ने। सिसरो ने क्या कहा कि प्राकृतिक कानून है उसी को आधार मान करके दो प्रकार के जो है कानून हमारे समाज में प्रचलित हैं। एक तो होता है सामाजिक कानून, जो समाज के व्यक्तियों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा बनाया गया है, और एक दूसरा कानून होता है जो कि राजनीतिक दलों के द्वारा या फिर संसद के सदस्यों के द्वारा बनाया गया कानून होता है, या फिर राजा महाराजाओं के द्वारा बनाया गया कानून होता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ो। जो कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल नहीं होते हैं, अब जैसे कोई कानून बना जो कि प्राकृतिक कानून के खिलाफ है, मान लिया कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो प्राकृतिक कानून के खिलाफ होता है, उसे कानून नहीं माना जा सकता। किसने कहा? ये सिसरो ने कहा। अगर कोई कानून ऐसा होता है जो क्या करता है, उस कानून के खिलाफ चला जाता है, जो प्रकृति के मतलब खिलाफ जाता है या प्रकृति के अंतर्गत वो कानून नहीं वर्णित है, अगर इस प्रकार का कोई कानून बनता है तो उसको सिसरो ने कानून नहीं माना है। यह कानून सभी अचल चल संपत्तियों पर लागू होता है। अचल चल संपत्ति मतलब होता है कि जो स्थिर वस्तुएं हैं उन पर भी और जो गतिमान वस्तुएं हैं उन पर भी, मतलब कि किसी भी वस्तु पर, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वह सजीव हो, चल अचल निर्जीव सजीव मतलब ये सब इसी प्रकार से होता है। तो मतलब चाहे स्थिर हो चाहे गतिमान हो, चाहे वो जीवधारी हो चाहे फिर ना जीवधारी हो, तो कुल मिलाकर के सब पे लागू होता है, चल अचल संपत्तियों पर लागू होता है। कौन? प्राकृतिक कानून। इसे सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल क्या कहते हैं? इसे सार्वभौमिक कहते हैं, मतलब हमेशा अटल रहने वाला, अपरिवर्तनशील मतलब ना बदलने वाला, और शाश्वत मतलब हमेशा बने रहने वाला, ठीक, माना जाता है प्राकृतिक कानूनों को। यह अच्छे कार्यों को प्रेरणा मतलब अच्छे कार्य मतलब यह अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा प्रदान करता है और बुरे कार्यों को करने से रोकता है। प्राकृतिक कानून क्या करता है? सिसरो के अनुसार यह अच्छे कामों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी अच्छे काम आप करिए, और जो समाज की दृष्टि से या फिर प्रकृति की दृष्टि से जो काम गलत होते हैं, बुरे होते हैं, उन कानूनों को रोका गया है इस कानून के माध्यम से। ओके, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है कि बुरे कार्यों को रोकने के लिए सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। ठीक, अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया इस कानून के तहत। किसके कानून के? जो सिसरो ने कानून बताया, प्राकृतिक कानून। मनुष्य, इन्होंने कहा कि मनुष्य जो होते हैं, प्रत्येक मनुष्य दो कानूनों के अधीन रहते हैं। प्रथम प्राकृतिक और दूसरा राज्य द्वारा निर्मित। एक तो प्राकृतिक कानून है यानी जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, और अब एक कानून संविधान में लिख दिया गया। कानून तमाम प्रकार के लिखे होते हैं, और आईपीसी वगैरह अपने इंडिया में बात करूं तो इंडियन पीनल कोड है, यानी जो है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, और जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता। उर्दू में कहते हैं ताजे राते हिंद। आपने बहुत बार जो है सुना होगा कोर्ट वगैरह में, ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत इनको फला 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 को इतनी सजा दी जाती है, फिर ये सारी चीज़ें 307, ये सब धाराएं हैं, 307, 302, 310, 315, ये सब धाराएं क्या है? इन्हीं के तहत कानून दिया था, यानी इस धारा के अंतर्गत अगर ये कार्य करेंगे तो इस प्रकार की सजा आपको मिलेगी, ये धाराओं में लिखा होता है, ठीक, इंडियन पिनल कोड में। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो एक तो कानूनी मतलब राज्य के द्वारा बनाया गया कानून होता है, यानी संसद के सदस्यों ने बनाया, और एक प्राकृतिक कानून होता है। लेकिन जो संसद का कानून होता है ये कहीं ना कहीं पे कुछ मानव निर्मित मतलब मानव निर्मित ही पूरा होता है, प्रकृति के नियमों का भी कहीं कहीं ना पे उल्लंघन होता है इसमें, ठीक। प्राकृतिक कानून का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। किसके अनुसार? सिसरो ने कहा कि प्राकृतिक जो है कानून जो होता है उसको मतलब प्रत्येक मनुष्य को मानना चाहिए। राज्य द्वारा निर्मित कानून का पालन व्यक्ति को उसी सीमा तक करना चाहिए जहां तक प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि राज्य जो कानून बनाता है उस कानून को तभी तक मानना चाहिए व्यक्तियों को जहां तक वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही चले। जैसे राज्य द्वारा बनाए गए कानून प्राकृतिक नियमों के खिलाफ कार्य करने लगे, वैसे राज्य के कानून को त्याग देना चाहिए। किसके अनुसार? सिसरो के अनुसार। ठीक, इतनी बात समझ गए? तो यही था सिसरो का जो है कौन सा कानून मतलब राज्य संबंधी मतलब कानून संबंधी विचार। सिसरो के कानून संबंधी विचार आप समझ लिए क्या होता है, अच्छे तरीके से जाना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न आपका यहीं पे समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपसे अगर लघु उत्तरीय में पूछा जा रहा है तो भी आप इतने शब्दों में अच्छे तरीके से उत्तर लिख सकते हैं, और थोड़ा इसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर इधर उधर की बातें जैसे हमने बीच बीच में बताई आपको, इसी प्रकार से आप बना करके लिख सकते हो। ठीक, बस ये मुद्दे आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्या माना क्या नहीं माना, बस थोड़े बहुत उस पर जो है आप पहुंच जाइए, थोड़ा बहुत उसके उसी से रिलेटेड हो, बाकी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती बीए में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है कि मैकियावेली को उसके युग का शिशु क्यों कहा जाता है। मैकियावेली राज्य संबंधी विचार दिया था इन्होंने, और जो है कहीं ना कहीं पे मैकियावेली जो था कपटी और बहरूपिया विश्वासघाती अत्याचारी निरंकुश, इसको भी बताया गया। प्रिंस में शासक को मतलब मैकियावेली ने जो है जो राजा था मैकियावेली का, उन्होंने मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में
शासक को क्या बताया है, जो शासक होते हैं, राजा होते हैं, उनको निरंकुश, अत्याचारी, विश्वासघाती, कपटी एवं बहुरूपिया बताया, राजा को बताया था। ठीक, और कहीं ना कहीं पे मैकियावेली वासना का शिशु था। इस प्रकार से तमाम सारे मुद्दे हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा क्या क्या बातें थी, इसलिए इसको शिशु कहा जाता है। मैकियावेली को कुछ विद्वानों ने सनकी माना है कि ये सनकी व्यक्ति था मैकियावेली, और कुछ ने तो इसके प्रति सहानुभूति जो है जताई है। कुछ विद्वानों ने इसे एक जो है शिशु के युग, मतलब युग का शिशु कहा है। ठीक, मैकी मैक्सी उसे युग का पुरुष मानते हैं। मैक्सी एक विद्वान है, और मैक्सी विद्वान जो है इसको युग का शिशु क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे कि मैकियावेली को कुछ विद्वान सनकी मानते हैं, कुछ विद्वान उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, और कुछ विद्वान उनको एक युग का शिशु मानते हैं, और जबकि मैक्सी महोदय युग का पुरुष उसे मानते हैं। और विभिन्न विद्वानों ने मैकियावेली को तमाम प्रकार के आधार बनाए, और इन्हीं आधार पर कहा कि ये युग का शिशु है। ये देख लेते हैं क्यों कहा युग का शिशु है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको आधार दिख रहे हैं भैया। देखिए, पहला बात है सेबाइन के अनुसार, सेबाइन महोदय ने बताया। सेबाइन ने क्या कहा, सेबाइन ने के अनुसार उस समय सभी संस्थाएं अपने नैतिक पतन की ओर बढ़ रही थी। ऐसे समय में मैकियावेली एक स्वार्थहीन युग के सिद्धांतवादी विचारक थे। मतलब बिना स्वार्थ के इन्होंने नैतिक से जो सिद्धांत थे उनको पतन करने से रोकने का प्रयास किया, इसलिए इनको जो है युग का शिशु कहा जाता है। तो सेबाइन ने कहा कि जब सभी संस्थाएं और सभी संस्थाएं जो थी, सामाजिक संस्थाएं, वो नैतिक पतन की ओर थी, यानी उनकी सामाजिकता घट रही थी, उनके जो सामाजिक विचार थे वो घट रहे थे, कम हो रहे थे। ऐसे समय में मैकियावेली ने बिना स्वार्थ साधे हुए क्या किया है, स्वार्थहीन युग के सिद्धांतवादी विचारक के रूप में सामने आए, इसलिए इनको युग का शिशु कहा गया। आगे देखते हैं, जोन्स ने मैकियावेली को पुनर्जागरण और फ्लोरेंस का शिशु बताया है। तो जोन्स महोदय ने मैकियावेली को क्या कहा, जोन्स महोदय ने मैकियावेली को कहा कि ये पुनर्जागरण, पुनर्जागरण क्या मतलब क्या होता है कि दोबारा कि कोई चीज, जैसे कि आप सो गए हो, मान लिया रात में आप 8 बजे सोए हो, और 8 बजे के बाद में सोने के बाद में आप क्या हो, आप जो है 11 बजे उठे। 11 बजे आपको पता चला कि हमने खाना नहीं खाया था, तो खाना खाए, फिर मुंह धुला, उसके बाद में फिर लेट गए। अब फिर जब आप सो गए, उसके बाद में जब आप उठेंगे, तो कुल मिलाकर के जब दोबारा उठ रहे हैं तो उसी को क्या कहेंगे, पुनर्जागरण। अब आपका होगा पुनर्जागरण, पुनः आप जाग गए हो। तो एक बार चिताए हुए थे, एक बार जागे, फिर सो गए, फिर से जागे हो, तो उसी को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण, यानी दोबारा से उत्थान हुआ इसका। तो मैकियावेली को पुनर्जागरण और फ्लोरेंस का काल बताया, यानी कि फ्लोरेंस एक बैग जो है फ्लो फ्लो जिसे कहते हैं ना कि ऐसा कार्य करो जिसमें फ्लो बना रहे। ठीक, तो उसमें जो है क्रियान्वयता, समन्वयता और विभिन्न प्रकार की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहे, इस प्रकार के व्यक्ति को बताया मैकियावेली को, किसने, जोन्स महोदय ने। इसने क्या किया, धर्म को राजनीति, क्या किया इसने, धर्म को राजनीति से अलग करके एक नए युग की शुरुआत की। तो धर्म को जो है क्या किया है, धर्म को एक अलग, धर्म को राजनीति से अलग किया, किसने, मैकियावेली ने। और ध्यान होगा, मैकियावेली के धर्म से संबंधित विचार हम चर्चा कर चुके थे कि मैकियावेली और धर्म पर नैतिकता का क्या प्रभाव पड़ा था। तो उन्होंने व्यक्तिगत नैतिकता बताई थी जिसमें शासक के दृष्टिकोण को रखा गया था, और जन नैतिकता बताई थी जिसमें जनता का कल्याण हो। इसी प्रकार से बताया गया था कि जो है शासक जो होता है उसके आदेशों का पालन करे, यानी जनता के कल्याण के लिए शासक क्या करे, उसके आदेशों का पालन करे। इसको हमने बता दिया था, तो इसको अगर आपने देखा तो समझ जाएंगे कि मैकियावेली के राज संबंधी विचार क्या थे। अब वही राज संबंधी विचार जो है वो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजनीति में धर्म की कोई बात नहीं मानी। राजनीति में जो धर्म आजकल चल नहीं रहे, राजनीति में कोई हिंदू धर्म लेकर के चल रहा है, कोई मुस्लिम धर्म लेकर के चल रहा है, कोई सिखों को बढ़ावा दे रहा है। अभी देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है देश में, किसान दंगा हो रहा है, लाल किले पर इधर उधर के तमाम प्रकार के जाते हैं, वहाँ पे दंगा और फसाद हुआ अभी हाल फिलहाल में। तो चलिए उस पर चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो राजनीति में इन्होंने क्या किया, राजनीति को धर्म से अलग माना, और धर्म एक प्रकार से नई राजनीति की शुरुआत की, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एक शिशु कहा जाता है, कि शिशु, इन्होंने राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करी। आगे देखते हैं, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में शासक को निरंकुश बताया, अत्याचारी बताया, विश्वासघाती बताया, कपटी एवं बहुरूपिया बताया, किसको, शासक को, यानी जो राजा हुआ करता था, यानी प्रिंस में। ठीक है, प्रिंस इनकी पुस्तक है मैकियावेली की। इस प्रिंस पुस्तक में इन्होंने अपने राजा को, शासक जो था, यानी जो शासक करता है, यानी राज्य करता है, उसको बताया निरंकुश, अत्याचारी, विश्वासघाती, कपटी एवं बहुरूपिया बताया। आगे देखते हैं, मैकियावेली वासना का शिशु था। अगला प्रश्न देखते हैं, उसने राष्ट्रीय भावना को प्रेरित किया, इसलिए उसे राष्ट्रीयता का शिशु कहा जाता है। राष्ट्रीयता राष्ट्रीय भावना सबके अंदर जगाई, जैसे महात्मा गांधी थे अपने यहाँ पे, जैसे महात्मा गांधी थे इंडिया में, ठीक उसी प्रकार से मैकियावेली भी थे। ठीक, मैकियावेली ने शक्ति को ही संप्रभु माना, उनके अनुसार निरंकुश एवं असीमित शक्ति का समर्थन किया।
जिससे बाद के सभी विचारकों ने स्वीकार कर लिया। इन्होंने निरंकुश और असीमित शक्ति का समर्थन किया और बाद में सभी विचारक इनके पक्ष में हो गए मैकियावेली ने, और इन्होंने शक्ति को क्या माना, संप्रभु माना। ठीक, संप्रभु क्या होता है, जो आंतरिक एवं बाहरी रूप से स्वतंत्र होता है। और शक्ति जो होती है वो आंतरिक एवं बाहरी रूप से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता। तो ये बात थी मैकियावेली की। क्या मैकियावेली को युग का शिशु क्यों कहा जाता है, इस कथन में सारी बातें आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, रूसो की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। रूसो की प्राकृतिक अवस्था क्या थी, आइए देखते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा हमने हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था बताई, और हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में मानव जो होता था, वो जो सबल वर्ग होते थे वो निर्बल वर्ग को मारते थे, पीटते थे, तमाम प्रकार की उनसे अराजकता थे, मतलब अराजकता फैली थी हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में। जबकि जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मानव क्या था, परस्पर जो है मतलब शांति रखता था, सद्भावना रखता था, सहायता एक दूसरे की किया करता था, सुरक्षा की व्यवस्था थी, इस प्रकार की, मतलब लॉक का मानव भी ठीक ठाक था। अब रूसो लॉक और हॉब्स लॉक और रूसो इन तीनों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में तीनों ने बताया कि जब राज्य नहीं बना था उससे पहले जो है अवस्था को इन्होंने प्राकृतिक अवस्था कही, यानी जब जो है राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे जो पहले की अवस्था थी, यानी जब राज्य नहीं बना था उससे पहले मानव कैसे रहते थे, उसी को कहा जाता है प्राकृतिक अवस्था। ठीक, या पूछा जाए रूसो के प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए या रूसो के मानव स्वभाव का वर्णन कीजिए, तो एक ही उत्तर आप लिखेंगे, चाहे लाख की प्राकृतिक अवस्था पूछे, चाहे लाख के मानव संबंधी विचार पूछे। ठीक, ध्यान रखेंगे, मानव स्वभाव का वर्णन पूछे, हाब्स की प्राकृतिक अवस्था या हाब्स के मानव स्वभाव का वर्णन। ठीक, ध्यान रखेंगे। रूसो ने कहा कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में पूरी तरह क्या था, स्वतंत्र था, यानी जब मनुष्य के ऊपर राज्य नहीं था, राज्य कोई नहीं था, मनुष्य वैसे विचरण करता था, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। सामाजिक समझौते ने क्या किया, उसे बांध दिया, उसे बंधन प्रदान किया, सामाजिक समझौता हुआ, लोगों ने क्या किया, सामाजिक समझौता किया कि एक राजा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तमाम प्रकार की सामाजिक समझौता जो है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस 3 लोगों ने मिलकर के दिया, तीनों लोग इसके समर्थक हैं। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत, सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। उसके बाद में आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उसके बाद में और भी सारे वैज्ञानिकता पर आधारित सिद्धांत आए हैं राज्य से उत्पत्ति संबंधित। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं, सेकंड या फोर्थ चैप्टर में ये सारी चीजें आपकी वर्णित है। ओके, सामाजिक समझौते ने उसे क्या किया, एक बंधन में बांध दिया, और उसके अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, परंतु वह प्रत्येक जगह बंधनों से बंधा हुआ था। रूसो ने इस अवस्था को वनवासी बताया था, यानी जो रूसो की अवस्था है प्राकृतिक अवस्था राज्य की, वो कैसी थी, जैसे वनवास में लोग जीवन यापन करते हैं उसी प्रकार से थी। रूसो ने इस अवस्था को वनवासी बताया। इसके अनुसार इस समय मानव मनुष्य ना तो हाब्स के बताए हुए दानव थे, मतलब हाब्स ने बताया था कि जो है आपस में लड़ते रहते थे लोग, और लॉक ने क्या बताया था, लॉक ने बताया था कि मानव जो थे जो है देवता थे, मतलब सीधे साधे मानव थे। ठीक, इस प्रकार से लोगों में क्या थी, सहिष्णुता थी, लोगों में क्या थी, सद्भावना थी, लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे। ठीक, ऐसी किसने बताया, लाख ने, मतलब लाख का मानव जो था वो ठीक ठाक था, बढ़िया था, लेकिन जो हाब्स का मानव था वो पूर्ण रूप से क्या था, मतलब दंगली था, मतलब झगड़ा वगड़ा बहुत करता था। और जो रूसो ने बताया, इन्होंने कहा एक जंगली प्रवृत्ति का मानव था। इन्होंने कहा कि ये दोनों जिन्होंने बताया, हाब्स और लाख ने जो बताया है ये नहीं है। ठीक, इन्होंने उससे अलग इन दोनों के मिश्रण चीजें बताई है। रूसो प्राकृतिक अवस्था में लाख की इस धारणा से सहमत था, मतलब शुरुआत में जो है रूसो जो थे प्राकृतिक अवस्था की जो लाख के संबंधी विचार है, यानी जो मनुष्य था वो पारस्परिक सहायता करते थे, सुरक्षा की जो है व्यवस्था करते थे, लोग एक दूसरे के प्रति अवस्था शांति थी, सद्भावना रखते थे, इससे सहमत थे कि राज्य से पूर्व की अवस्था में कोई पूर्ण तथा स्वतंत्र नहीं था। उस समय किसी ना मतलब किसी का बंधन नहीं था। रूसो ने लाख के समान व्यक्तित्व के महान को स्वीकार किया। रूसो एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है जो कि इतना ही निरपेक्ष, निरंकुश एवं सर्वशक्तिमान है। अतः रूसो के प्राकृतिक अवस्था को शक्ति मतलब शांति में माना गया। तो रूसो कहीं ना कहीं पे झुकाव जो रूसो का था वो लाख के प्राकृतिक अवस्था के प्रति था। लाख और हाब्स, पहले हॉब्स ने विचार दिया, फिर लॉक ने दिया, फिर रूसो ने दिया। अब हॉब्स ने दिया तो उन्होंने कहा कि मानव बहुत ज़्यादा क्रूर था, तो लॉक ने कहा नहीं भैया क्रूर नहीं था, मानव बहुत शांति वाला था। जब जो है इन दोनों ने कह लिया तब उसके बाद में रूसो आए। रूसो महोदय ने कहा ठीक है, मानव झगड़ा करता था, ये करता था, तो उसके मन में झगड़ा करने की विचार कैसे आई, उसके मन में संपत्ति हड़पने का विचार कैसे आया, इस प्रकार की भावनाएं रूसो के मन में आई। रूसो ने कहा नहीं, जो लाक ने कहा वो कहीं ना कहीं पे ठीक ठाक है, तो लाक के विचारों का समर्थन किया है। लाक की प्राकृतिक अवस्था का समर्थन किसने करा है, रूसो ने करा है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। तो यही था आपका क्या, ये था रूसो की प्राकृतिक अवस्था।
आगे देखते हैं 17वां नंबर प्रश्न, लाख की प्राकृतिक अवस्था क्या थी। हमने बता दिया था लाख के मानव स्वभाव के वर्णन के बारे में, एक बार इसको भी देख लेते हैं सही नज़र से। इससे पहले हमने आपको जो है अगली वीडियोस देखेंगे, उसमें जो हमने जो है आपको बताया है लाख के मानव स्वभाव का वर्णन, अगला तीसरे लेक्चर में पहला ही प्रश्न हमने इसमें बताया था कि लाख के मानव स्वभाव का वर्णन कैसा था, तो वही बात इसमें भी होगी प्राकृतिक अवस्था में। देख लेते हैं, राज्य की स्थापना से पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, यानी जब राज्य नहीं बना होता उससे पहले जो अवस्था होती थी प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। लाख के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा की अवस्था यह अवस्था थी जिसमें स्वतंत्रता थी किंतु स्वच्छंदता नहीं थी। लाख के अनुसार, लाख के शब्दों में अगर बात करी जाए, यद्यपि यह अवस्था परंतु यद्यपि यह अवस्था है परंतु उसे अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है। मतलब यह एक अवस्था है लेकिन मानव अपने आप को खत्म नहीं कर सकता, ना तो नष्ट कर सकता है। इनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था के लोग विवेकपूर्ण होते थे और प्राकृतिक विधियों का पालन करते थे, यानी जो प्राकृतिक नियम होते थे। प्राकृतिक नियम किसने बताए थे, अभी हमने बताया था सिसरो महोदय का प्राकृतिक नियम आपने समझा था। जो प्राकृतिक नियम होते थे उनका पालन लोग क्या करते थे, मनुष्य लोग। इस अवस्था में कुछ कमियां भी थी, और कमियां कौन सी थी, पहली थी सर्वमान्य नियमों का अभाव था, यानी कोई ऐसा नियम नहीं था जो सभी लोग माने। दूसरा क्या था, कोई स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं थी, जो स्वतंत्र न्यायपालिका लोगों के थोड़ा बहुत अगर मसले हो जाएं तो उसको ध्यान में रख ले, मतलब उसको उस पर विचार कर सके, जो विवादों का निपटारा कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इन्हीं कमियों से राज्य अस्तित्व में एक समझौते के द्वारा लाख के अनुसार मानव मनुष्य स्वार्थी, झगड़ालू एवं अहंकारी नहीं होता, वह न्याय और विवेक के अनुसार कार्य करता है। मतलब क्या हुआ, जब वहां पे कोई प्राकृतिक नियम, मतलब कोई सर्वमान्य नियम नहीं था जो सभी लोग माने, और ना तो कोई स्वतंत्र न्यायपालिका थी जिसमें क्या हो लोगों के विचारों को सुना जा सके। लोगों के मान लिया कोई मैटर हो जाए तो उसको सुलझाने के लिए कोई होने चाहिए, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, लोगों ने सामाजिक समझौता किया, और लोगों ने सामाजिक समझौता कर करके एक राज्य की उत्पत्ति करी। ठीक इनके अनुसार, किसके अनुसार, ये बताया लाख ने। रूसों ने भी यही बात कहीं ना कहीं पर समर्थन करी कि अपने जो है बुद्धि विवेक से क्या किया, इकट्ठा करा लोगों को, और मतलब कहा कि नहीं समझौता होना चाहिए, राज्य का विचार आना चाहिए। लेकिन जो हाब्स महोदय थे, हाब्स महोदय ने क्या कहा, हाब्स महोदय ने कहा लोग बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते थे और लोग यह परेशान हो गए लड़ने झगड़ने से, तो ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अब जो है एक समझौता करवा दीजिए। सामाजिक समझौता उन्होंने करवाया, और उसके बाद में श्रद्धा और मनु को यहाँ पे राजा बना करके भेज दिया। ठीक, तो मनुष्य को मतलब एक राजा बना करके ब्रह्मा ने भेजा, लोगों ने गया, लोग गए हाब्स के अनुसार, तो ये हाब्स ने बताया सामाजिक समझौते का सिद्धांत हुआ। तीनों ने जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, लेकिन तीनों के विचार कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा अलग हैं। ठीक, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि राज जीवन के लिए अस्तित्व में आया किंतु यह सजीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तु के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो राज्य जो है जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, यानी राज्य जो बना है वो जीवन के मतलब जीवन जीने के लिए बना है, किंतु सदजीवन के लिए बना हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि जीवन कैसा भी जीवन हो, घटिया जीवन हो, बेकार जीवन हो, जीवन कैसा हो, सदजीवन होना चाहिए। किसने कहा, अरस्तु ने कहा, अरिस्टोटल ने कहा। आइए इस कथन की पुष्टि करते हैं। अरस्तु का कहना है कि राज्य का निर्माण इसलिए नहीं हुआ है कि वह अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन सुविधा उपलब्ध करवाए, यानी राज्य इसलिए नहीं बनाया गया कि राज्य में लोग गरीब रहे, राज्य में लोग मतलब इधर उधर कोई चीजें मतलब तड़पना पड़े किसी चीज के लिए, भुखमरी फैले, अकाल फैले, कोई रोग वगैरह फैल जाए तो उसमें सारी व्यवस्था ना हो पाए। ऐसे आप सरकार में देखते नहीं है कि लोग सरकार के प्रति उंगलियां उठाते हैं कि सरकार फिर किस लिए है जब इतना चीज नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार से जो अरस्तु महोदय थे वो कहते हैं कि राज्य जो बना है वो मनुष्य के ठीक ठाक जीवन के लिए बना है, ताकि इसीलिए मनुष्य सभी लोग समानता फैल सके, सभी में समानता हो और सभी लोग आसानी से जीवन यापन कर सके, इसीलिए बना है ताकि लोगों को क्या हो, सुविधा उपलब्ध हो जीवन जीने के लिए। बल्कि राज्य का निर्माण नागरिकों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाना होता है। यदि राज्य ऐसा नहीं कर सकता तो उसे समाप्त हो जाना चाहिए। अगर राज्य इन सभी व्यवस्थाओं को नहीं कर पाता जो एक मनुष्य को एक सही दिशा में ले जा सके, मनुष्य को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा सके, तो राज्य को क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, नहीं समाप्त हो जाना चाहिए। राज्य का निर्माण जब हुआ था तो इसका उद्देश्य मात्र जीवन उपलब्ध कराना था, यानी राज्य जब बना था, किसके अनुसार, अरस्तु ने कहा कि जब राज्य बना था तो राज्य का एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों की सेवा करना, लोगों को सुचारू रूप से उनके साधन उपलब्ध कराना, जिससे उनके जीवन में क्या आ सके, सुधार आ सके, वो अच्छी तरीके से जीवन यापन अपना कर सके, इसलिए राज्य बनाया गया था। लेकिन बाद में अच्छे जीवन के लिए राज्य का निर्माण माना गया। ठीक, मतलब शुरुआत में राज्य का निर्माण हुआ था तो उसका उद्देश्य मात्र जीवन उपलब्ध करवाना था। इन्होंने कहा, एक मिनट सुनिएगा,
इन्होंने कहा कि इनका मतलब जो उद्देश्य था वो जीवन केवल उपलब्ध करवाना था। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, बाद में विचार बदलते जब हॉब्स, लॉक और रूसो थे, जब हॉब्स, लॉक और रूसो थे, उनके अनुसार जीवन जीने की शैली में मतलब वृद्धि हुई थी कि जीवन कैसे जिया जाए, बस इसीलिए राज्य बना था। लेकिन जब बाद में आया, यानी जब ये अरस्तु महोदय आए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि अच्छे जीवन के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। इसलिए इन्होंने एक कथन कहा था कि राज्य जो हो वो क्या करे। इसीलिए इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, किंतु यह सच जीवन के लिए बना हुआ है। राज्य जीवन के लिए तो अस्तित्व में आया जॉन हॉब्स लॉक के अनुसार, लेकिन यह जो है सदजीवन के लिए बना हुआ है। यह कथन किसने कहा, अरस्तु ने कहा कि राज्य में सदजीवन होना चाहिए, इसीलिए बना हुआ कि राज्य में सदजीवन की भावना बनी रहे, मतलब लोग सही तरीके से जीवन यापन कर सकें। ये बात अरस्तु ने कही। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखिए। अगला कि स्वतंत्रता और समानता पर लास्की के विचार प्रस्तुत करिए। तो स्वतंत्रता और समानता पर लास्की ने क्या बताया, क्या कहा, आइए देखते हैं। लास्की की स्वतंत्रता की अवधारणा उसके अधिकारों के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों का सार होता है। स्वतंत्रता एक प्रकार का क्या होता है, अधिकारों का जो है निचोड़ होता है। तमाम सारे अधिकार मिल जाते हैं जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। लास्की ने कहा कि स्वतंत्रता की अवधारणा जो होती है उसके अधिकारों के साथ क्या होती है, मर्ज होती है, यानी जुड़ी हुई होती है। इसलिए स्वतंत्रता जो होती है वो अधिकारों का क्या होती है, निचोड़ होती है, सार होती है। इस संबंध में लास्की के विचारों में परिवर्तन होता रहा है, यानी लास्की महोदय अपने विचारों पर अडिग नहीं रहे हैं, इनके विचारों में परिवर्तन होता रहा है। प्रारंभ में बहुलवादी और बाद में मार्क्सवादी, समाजवादी और लोकतंत्रवादी हो गया। जो इन्होंने थे लास्की महोदय, ये पहले तो जब शुरुआत में हुए तो इन्होंने बहुलवादी विचारधारा पर अपनाया, और बहुलवादी विचारधारा जो है अभी मैं आगे बात करूंगा, जब मैं अगले वीडियोज में बात करूंगा तो उसके जो है लास्की के बहुलवाद पर मैं विचार करूंगा। इसमें प्रत्येक समाज में रीति रिवाज होते हैं जिसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। प्रत्येक समाज में कोई रीति रिवाज होते हैं, उसको हम मना नहीं कर सकते, मतलब उसको रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। और अपने दायित्व का निर्वहन मनुष्य के द्वारा किया जाना चाहिए। अपनी निष्ठा की मांग करने से पहले राज्य को अपनी सत्ता का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। शक्ति का लोकतांत्रिकरण आवश्यक होना चाहिए। ये लास्की का बहुलवाद है, इस पर हम किसी दिन चर्चा करेंगे, मतलब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेक्चर 5 में। ठीक, तो जो बहुलवाद, पहले इनका बहुलवाद आया, बहुलवाद के पक्षधर थे, उसके बाद में मार्क्सवादी हुए, मार्क्सवाद के बाद में फिर समाजवाद विचारधारा आई, समाजवाद के पक्ष में हो गए, उसके बाद में फिर लोकतंत्रवादी हुई, जब लोकतंत्र की धारणा आई। स्वतंत्र व्यक्ति के विकास के लिए नितांत आवश्यक है, उन्होंने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए। स्वतंत्रता के 3 रूप बताया किसने, लास्की महोदय ने। कौन कौन से थे इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला था व्यक्तिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र हो, व्यक्तिक स्वतंत्रता। दूसरी राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी राजनीति मतलब जो राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, जैसे कानून के हिसाब से व्यक्ति स्वतंत्र हो, जैसे अनुच्छेद 14 से जो है लेकर के स्वतंत्रता मिली नहीं, 14 से 18। ठीक है, समानता की मतलब तमाम प्रकार की स्वतंत्रता, सॉरी 19 से लेकर के 22 तक मिली है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है। किसमें आपने पढ़ा होगा, सेकंड पेपर में, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, संविधान भारतीय, तो उसमें ये बात बताई गई है। तो व्यक्ति स्वतंत्रता पहली बात होनी चाहिए, नहीं व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरी बात, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, नहीं उस पर कोई सी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, नहीं पैसे किस प्रकार से खर्च करने हैं उसको भी वो स्वयं डील करे, ये बात। तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता इन्होंने बताई, किसने, लास्की महोदय ने। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न। जेएस मिल के उपयोगितावाद का वर्णन कीजिए। जेएस मिल महोदय के इन्होंने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, इसका वर्णन कीजिए। देखते हैं, उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित होता है। उपयोगितावाद क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो जितनी भी इच्छाएं हों ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूरी हो जाती हैं तो वही क्या होता है, उपयोगितावाद होता है। जेएस मिल अधिकतम सुख के सिद्धांत को नैतिकता का आधार मानते हैं, और मानते हुए कहते हैं कि प्रत्येक कार्य उसी अनुपात में सही होता है जिसमें वह सुख की वृद्धि करता है। यानी कोई भी ऐसा कार्य करो, उसी के हिसाब से जो है आपको सुख की जब अनुभव होती है, तो वही होता है इनका जो है उपयोगितावाद। क्या कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, यानी हम अगर वीडियो बना रहे हैं और आपकी उपयोगिता जितनी ज़्यादा होगी, यानी हम जितने मेहनत से वीडियो बना रहे हैं उतनी मेहनत से अगर आप वीडियो देखेंगे, उतने श्रद्धा भाव से देखेंगे, तो आपको वीडियो अवश्य समझ में आएगी। ये है उपयोगितावाद।
उपयोगितावाद के मतलब कि जैसे कि जितनी उपयोगिता के कारण से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का एग्जाम आएगा और एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो ये मेरी उपयोगिता है, यानी जिस उद्देश्य से मैं बना रहा हूँ। अब आपका उद्देश्य क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, तो ये आपका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा उपयोगितावाद। यानी जितनी मतलब तीव्रता से हमने बनाया, जितनी इच्छा से हमने बनाया, प्रबल इच्छा से, उतनी ही प्रबल इच्छा से आप पढ़ रहे हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो वह मानता है कि प्रत्येक कार्य उसी अनुपात में सही है जिसमें वह सुख की वृद्धि करता है, और जो भी कार्य सुख के विपरीत है वह गलत होता है। यानी अगर कोई भी कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है और वो सुख के विपरीत है, यानी उससे उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, तो वही क्या है, वही कार्य जो है वो गलत है, वो कार्य सही नहीं है। सुख का आनंद, मतलब सुख का अर्थ इन्होंने क्या बताया ये भी समझ लीजिए। सुख का अर्थ आनंद की प्राप्ति एवं दुख का अभाव, तथा दुख का अर्थ, सुख का अर्थ क्या होता है, आनंद की प्राप्ति एवं दुख का अभाव, यानी आनंद का प्राप्ति मिले तो सुख है, और दुख का मतलब क्या है, मतलब दुख की कमी हो जाए और आनंद की प्राप्ति हो जाए, यही सुख बताया। और दुख का अर्थ क्या बताया, दुख का अर्थ पीड़ा, मतलब पीड़ा या आनंद का अभाव, मतलब दुख में पीड़ा हो, आपको दर्द हो, और क्या हो, खुशी का कमी हो, मतलब आनंद का अभाव हो। ठीक, इन विचारों के कारण वह बेंथम का पक्का शिष्य माना जाता है। बेंथम महोदय ने भी यही बातें अधिकतर कही थी, तो इसीलिए इसको बेंथम का पक्का शिष्य माना था, जेएस मिल को। तो जेएस मिल के गुरु कौन थे, जेएस मिल के गुरु थे बेंथम। ठीक, ध्यान रखेंगे। मिल ने लिखा कि सभी व्यक्ति जीवन के अधिकतम मतलब सभी व्यक्ति जीवन में क्या करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार मिल ने बेंथम के सुखवाद को स्वीकार किया। बेंथम महोदय का सुखवाद विचारधारा जो थी उसी पर आधारित कहीं ना कहीं पे उपयोगितावाद का सिद्धांत है, यानी उपयोगितावाद की विचारधारा है जो कि जेएस मिल ने दी थी। इसीलिए बेंथम का शिष्य माना जाता है किसको, जेएस मिल को। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बेंथम के सुखवाद को स्वीकार किया इन्होंने। बेंथम के समान मिल ने भी व्यक्ति के ध्येय सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति माना, मतलब सुख मिले और दुख भागे, यही माना है। परंतु आगे चल करके उसके उपयोगितावाद में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। बाद में जो है इनका परिवर्तन हुआ, मतलब इनकी विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ, किसके, जेएस मिल के उपयोगितावाद के विचारों में। आगे बढ़ते हैं और मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार देख लेते हैं क्या क्या थे। देखिए 21 नंबर प्रश्न है आपके कि मिल के जो है स्वतंत्रता संबंधी विचार कौन कौन से हैं। मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों की व्याख्या अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में किया है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है जेएस मिल की, और इन्हीं में इन्होंने क्या बताया, स्वतंत्रता के बारे में बताया। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता ही होता है। ठीक है, ऑन लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसी का नाम है ऑन लिबर्टी। ठीक, ध्यान रखेंगे। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य से अपनी पुस्तक की रचना करी है, जिसके कारण उसकी तुलना मिल्टन से की जाती है। जॉन मिल्टन एक थे। मिल्टन जो थे उन्होंने एक जो है इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं करी है। मिल्टन की रचनाएं आप पढ़ेंगे कि जो है इन्होंने बहुत सारे ऐसे राज्य कल्पना की है जॉन मिल्टन ने, कि मतलब उसमें मतलब कोई ना हो, राज्य में कोई ना हो, मतलब एकदम से संसार विहीन, मतलब उसमें केवल एक ही व्यक्ति हो, इस प्रकार से बहुत सारी कल्पनाएं की हैं इन्होंने। जॉन मिल्टन कल्पना के ये बहुत ज़्यादा अग्रदूत माने जाते हैं जॉन मिल्टन। तो इनकी तुलना इनसे की जाती है, किससे, मिल से। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने अपनी पुस्तक की रचना की है जिसके जिसके कारण से मतलब जो है लिबर्टी की तुलना की, मतलब स्वतंत्रता की। और इसीलिए स्वतंत्रता के पक्षधर कौन भी रहे हैं, मिल्टन स्वतंत्रता के बड़े पक्षपाती रहे हैं। तो इन्होंने भी स्वतंत्रता की, किसने, जेएस मिल ने स्वतंत्रता की बातें लिखी, इन पर ऑन लिबर्टी पुस्तक लिख डाली। तो इसीलिए इनकी तुलना कभी कभी मिल्टन से की जाती है, मिल की। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के दो रूप बताए हैं। एक तो पहला विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार क्या होता है, अपने विचारों को एक दूसरे के प्रति रख सके, यह स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने अंदर की जो भावनाएं हैं वो आप निकाल सकें, बाहर भड़ास निकाल सकें, अभिव्यक्ति अपनी कर सकें, अपने आप को कहीं पर रिप्रेजेंट कर सकें। आप देखते हैं वाक्य एवं अभिवृत्ति की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप पढ़ते हैं किसमें, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में आपको तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है तमाम प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे कि आप कहीं पर घूम टहल सकते हैं, आप कहीं पर बस सकते हैं, आप कहीं पर रोजगार वगैरह कर सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं बिना हथियार के, या फिर आप तमाम प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, समूह बना सकते हैं, आप एक राजनीतिक दल बना सकते हैं। ये सब क्या हो जाता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आते हैं। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान में ये बातें जो है हूबहू आपको मिल जाएंगी, आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, कार्य की स्वतंत्रता। कार्य की स्वतंत्रता क्या होती है,
कार्य करने की स्वतंत्रता, जो मतलब कोई कार्य आपको करना हो तो उसमें कोई बाधा ना हो कि किसी से परमिशन लेना पड़े कि यह कार्य हमको करना है, लेकिन वो कार्य नैतिक हो और नैतिक कार्यों को करने के लिए आप किसी से परमिशन ना लें, यही होता है कार्य की स्वतंत्रता। ठीक, तो ये दो प्रकार के विचार इनके थे जेएस मिल के। मिल विचार और भाषण की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, यानी जो विचार और मतलब बोलने की स्वतंत्रता, आपके जो विचार हैं वो सामने आ सके, क्योंकि पाश्चात्य लोगों में विचार, जो मतलब पश्चिमी जो देश हैं यानी जो यूरोपीय कंट्रीज है, वहाँ पे विचारों के लिए बहुत ज़्यादा होड़ लगी रहती थी। जैसे न्यूटन वगैरह बहुत बाद में विचार दे पाए अपना, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जो है विचार देते थे, लेकिन उनका विचार जो होता था, पादरी वर्ग जो होते थे यानी जो चर्च में रहते थे, वो लोग कहते थे सीधे ऊपर पहुँचा देंगे मुन्ना, विचार उचार सब अपना वापस रख लो। तो क्या होता था, वहाँ पर आधिपत्य था पादरियों का, और जो वर्ग होते थे ऊंचे वर्ग के, वो जो विचार वगैरह देते थे, यानी जो विचार चर्च के या फिर भगवान यानी ईश्वर के खिलाफ होते थे, कोई विचार ऐसा यानी वैज्ञानिकता पर आधारित होता था, तो उसको पास ही नहीं करवाते थे, और जो है भय का जो है बना रहता था। इसीलिए कभी कभी प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाता है कि अगर कबीर दास अपने यहाँ के जो हैं, ये अगर जो है यूरोप में पैदा होते, तो क्या जितनी बातें इन्होंने कही है अपने भारत में सभी धर्मों पर, इन्होंने कूट मतलब सभी धर्मों पर क्या किया है, व्यंग किया है, अगर यही धर्म यही जो है अगर जाकर के ये यूरोप में बोलते तो या बोल पाते, नहीं बोल पाते, बिल्कुल भी नहीं बोल पाते। शायद जो है बहुत सारे विद्वान जो है वहाँ पे बोल ही नहीं पाए और मर भी गए। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाद में जब विचारधाराएं उत्पन्न हुई, मार्क्स का वर्ग संघर्ष विचारधारा आई, उसके बाद में ये सब बिना डरे सारी चीज़ें करी, उसके बाद में हुआ। जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से आपको समझा दिया जाएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो मिल विचार और भाषण की स्वतंत्रता को महत्व देता है। इसके बिना व्यक्ति जो होता है, किसके बिना, विचार एवं अभिव्यक्ति के बिना जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है भैया, तो विचार और अभिव्यक्ति के बिना जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व का क्या नहीं हो पाता, विचार, उसके व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो नहीं हो पाता। जैसे भैया जब आप कोई विचार आपके मन में उठ रहा है और आप उसको किसी के सामने नहीं रख रहे हैं तो उसको लोग जान नहीं पाएंगे कि कैसा विचार है कैसा विचार नहीं है। तो इसी प्रकार सेम कंडीशन थी पाश्चात्य लोगों की, तो इसी पर इन्होंने ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी कि वहाँ के विचार जो है सामने आ सके। इसीलिए इन्होंने स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता को सबसे श्रेष्ठ माना। ठीक, तो व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाया। व्यक्तित्व का विकास क्या होता है, यानी जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट जानते हैं, पर्सनालिटी मतलब होता है व्यक्तित्व, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। जब किसी चीज़ की पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती तो स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, स्किल डेवलपमेंट में नहीं होगी तो वो देश जो होगा, वो राज्य जो होगा, पीछे ही रहेगा हमेशा। ओके, चलो, व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो पाता। व्यक्ति को कार्य करने की भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस पर सरकार या समाज के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यह विचार किसका था, यह विचार था मेरे प्यारे दोस्तों जेएस मिल का, जो कि स्वतंत्रता संबंधी विचारों के अंतर्गत रखते हैं हम जेएस मिल के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न आज के वीडियो का। मार्क्स का राज्य संबंधी विचार क्या था। कार्ल मार्क्स का राज्य संबंधी विचार क्या था। राज्य से संबंधित विचार पर कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, आइए चर्चा करते हैं। मार्क्स ने राज्य को अनावश्यक माना है। क्या माना है, कार्ल मार्क्स कहते हैं राज्य जो है वो अनावश्यक है, यानी राज्य की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब राज्य नहीं था तब समाज में वर्ग विभेद नहीं था। इन्होंने कहा कि जब समाज में, इन्होंने सबसे पहली बात जानिए, मार्क्स जो थे वो वर्ग संघर्ष से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, और हर बात में इन्होंने अपने वर्ग संघर्ष की विचारधारा को कहीं ना कहीं पे थोपने का प्रयास करा है। हर एक मुद्दे पर वर्ग संघर्ष की विचारधारा इनके मन में रही, यानी कि एक जो पूंजीपति वर्ग है और एक सर्वहारा वर्ग है, यानी एक धनी वर्ग जो है और एक गरीब वर्ग जो है, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है, यानी जो एक गरीब व्यक्ति होता है इसका सब कुछ हर लेता है एक अमीर व्यक्ति जो होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा गरीब बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी क्या बन जाते हैं, हमेशा बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, अगर आप समाजशास्त्र पढ़े होंगे तो उसमें हमने आपको बाल अपराध बताया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब आप बाल अपराध पढ़ते हैं तो बाल अपराध को बढ़ावा कौन देता है, गरीबता देती है बाल अपराध को अधिकतर बढ़ावा। गरीबता क्यों देती है, मान लिया कोई घर में एक जो है औरत रह रही है और मतलब औरत रह रही है, उसके पिता नहीं है, फिर पिता प्रदेश में कहीं पर काम कर रहे हैं। अब औरत घर पे रह रही है और जो है पति उसका प्रदेश में रह रहा है, फिर पति घर में रह रहा है, तो पति खेतों में काम करने चला जाता है, और जो औरत है उसके पास बच्चे हैं, मान लिया 2 बच्चे हैं। अब वो औरत क्या होती है, जो बड़े लोग होते हैं यानी जो धनी लोग होते हैं, सेठ वगैरह होते हैं, या फिर जो राजा महाराजा, फिर कोई जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनके यहाँ क्या करते हैं, वो नौकरी करने चली जाती है कि हाँ मतलब खाना पानी, जैसे कि कहते नहीं जो है बाई या फिर काम वाली, जो काम करने वाली होती है, हर एक शहर में हर एक घर में होती, काम करने आती हैं। ठीक है, तो वो काम करने जो नौकरानी आती है
वो क्या करती है, अपने बच्चे को घर पर छोड़ करके आती है और उस बच्चे का पालन पोषण नहीं हो पाता। चूंकि आपने शिक्षा शास्त्र में पढ़ा होगा, हर एक सब्जेक्ट को जब तक आप मर्ज नहीं करेंगे तब तक आपको निचोड़ नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए एक टीचर की आवश्यकता होती है कि टीचर जो होता है वो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ता है और हर एक सब्जेक्ट के सभी विचारों को एक विचार में ला करके मर्ज करता है, तो आपको उसकी सारी चीज़ें पता होती है। समझिएगा बड़े ध्यान से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कभी आपको जो है कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संबंधी विचार है वो आप तुरंत समझ जाएंगे, साथ ही साथ आप जो है बाल अपराध भी समझ जाएंगे। तो क्या होता है, वो बच्चा जो होता है उसका सुचारू रूप से विकास नहीं हो पाता। शिक्षा शास्त्र में बातें कही गई है कि जो माता होती है वो आदर्श अध्यापिका होती है। शिक्षा शास्त्र में यह बात कही गई कि जो आदर्श अध्यापिका होती है वो बच्चे की क्या होती है, सर्वप्रथम माता होती है। यानी बच्चे का सर्वप्रथम जो स्कूल होता है वो क्या होता है, परिवार ही होता है, यानी उसकी माता होती है। माता आदर्श अध्यापिका होती है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा, माताएं जो होती हैं छोटे से अपने बच्चे को सिखाना प्रारंभ कर देती हैं हर एक चीजें। जैसे कि कहती हैं कि बताओ बेटा आइज़ कहाँ है, बताओ बताओ बेटा नोज़ कहाँ है, बताओ बेटा ये कहाँ है, बताओ बेटा वो कहाँ है। कभी कभी उसको जो है कविताएं सुनाने लगती हैं तमाम प्रकार की। ठीक, कविताएं सुनाती नहीं, कविताएं याद करवाती हैं कि रटो बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इस प्रकार की कविताएं उसको सुनाने लगती हैं बच्चे को। ठीक, तो उसको फिर जब कहीं पर हो जाता है, बच्चा साथ में लेकर के जाती है, तो उसको भी सुनाने लगती हैं वो। ठीक, तो जब माताएं साथ में होती हैं तो बच्चे के क्या होता है, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है, बच्चे का अच्छे तरीके से समाजीकरण होता है। भैया जब बच्चा को घर में रख दोगी और आप चली जाओगी काम करने किसी के यहाँ, तो बच्चे के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। अर्थात व्यक्ति जो बच्चा है उसका सही तरीके से उचित समय पर उचित समाजीकरण नहीं हो पाएगा। उचित समय पर उचित समाजीकरण यानी जो शिक्षा उसको उस समय मिलनी चाहिए छोटे पर, वो शिक्षा उसको 10 साल बाद मिलेगी, बाद में मिलेगी। इसलिए उसके अंदर उतना जो है ज्ञान नहीं डेवलप हो पाता और वो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अब जो होता है, जो धनी वर्ग के बच्चे होते हैं बच्चे, उनको तो अपनी माता का वरदहस्त प्राप्त ही होता है। साथ ही साथ एक माता जो काम करने आई है, कभी कभी जब वो ड्यूटी पर चली जाती है, जो धनी घर के लोग होते हैं या फिर कहीं पर वो बिजी हैं, तो उनके बच्चों को भी देख रेख करती है जो काम वाली बाई होती है। तो कुल मिलाकर के उसको दो दो माताओं का वरदहस्त प्राप्त होता है, धनी घर के बच्चों को, और जो गरीब घर का बच्चा होता है उसको एक भी माता का वरदहस्त नहीं प्राप्त होता। इसलिए वह बच्चा बिना गाइडेंस के क्या हो जाता है, जो है गाइडेंस विहीन हो जाता है। गाइड करने वाला उसको कोई नहीं होता। जब किसी आप पानी जैसे बह रहा है और पानी का कोई औचित्य ना हो, तो पानी इधर उधर बह करके जाएगा, हर जगह बहेगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बारिश का ही पानी हो, उसको एक कलेक्शन कर लिया जाए, उसको एक गड्ढे में इकट्ठा कर लिया जाए, तो उससे तमाम प्रकार की चीज़ें उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के जब तक किसी चीज़ को गाइड नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। और इसीलिए बच्चे बच्चे क्या होते हैं, बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। अर्थात उसको अपनी माता का सुख नहीं प्राप्त होता, जो उसको चाहिए वो नहीं प्राप्त होता। इसलिए वो क्या करता है, बाल अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अरे अपराध किया था, तो वो भाई गरीब ऐसे ही होते हैं। गरीब ऐसे नहीं होते भैया, गरीब ऐसे नहीं होते हैं। गरीबों के पास ऐसी परिस्थितियां होती जिसके कारण से वो मतलब कि अपराध की श्रेणी में आते हैं। और भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत की सबसे जटिल समस्या है बाल अपराध। और बाल अपराध होते हैं किसके कारण से, कि उनको उनके पेरेंट्स का वरदहस्त नहीं प्राप्त होता, पेरेंट्स उनको समय नहीं दे पाता है। इसलिए गांजा बीड़ी सिगरेट ये सब फूंकने लगते हैं, जो कि एक अवैध चीज़ है, गलत चीज़ है। ठीक है, और जब मद्यपान करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं तो उनके मन में तमाम प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उन भावनाओं से वो क्या करते हैं, अपराध करना शुरू कर देते हैं। भाई उनके पास पैसा नहीं, पैसे के लिए वो डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, इधर उधर मारेंगे किसी को। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कार्ल मार्क्स जो थे ये कहते हैं इन्होंने गरीबी से बहुत ज़्यादा तंग थे, इसीलिए इन्होंने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। वर्ग संघर्ष बहुत ज़्यादा हो रहा था, जैसे कि भारत में जाति व्यवस्था में कहीं कहीं पे दलितों को जो है अछूता माना गया, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। इसी प्रकार से वर्ग संघर्ष में गरीब जो होते थे एक वर्ग में होते थे, और जो पादरी वर्ग या फिर जो कुलीन वर्ग होता था वो ऊंचे वर्ग पर होता था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष हमेशा बना रहता था। यानी एक तो मजदूर वर्ग हो गया, और एक जो होता है जो उत्पादन का साधन, जैसे कि जिसका मशीन है, एक तो मालिक हो गया, एक मजदूर हो गया। तो मालिक क्या है, जो है मालिक क्या है, कुलीन वर्ग है या फिर आप बड़ा वर्ग है। ठीक, पूंजीपति वर्ग है। और जो मजदूर है वो क्या है, मजदूर सर्वहारा वर्ग है। इन्हीं दोनों के बीच के संघर्ष को इन्होंने डिनोट करा है। किसने, कार्ल मार्क्स ने। तो मार्क्स ने राज्य को अनावश्यक माना है। जब राज्य नहीं था तब वह समाज में वर्ग विभेद नहीं था। राज्य से पहले समाज में वर्ग नहीं हुआ करते थे, लोग ठीक ठाक रहते थे। समाज जब दो वर्गों में बट गया तो राज्य अस्तित्व में आ गया। जब राज्य अस्तित्व में आ गया, राज्य शोषण का यंत्र बन गया। इससे नागरिकों का शोषण समाज के अल्पसंख्यक द्वारा वर्ग के द्वारा किया जाता था। मतलब समाज के अल्पसंख्यकों के मतलब अल्पसंख्यक यानी जो कम संख्या में लोग हैं, वो समाज का क्या करने लगे, शोषण करने लगे। मतलब कम संख्या में है और लोग वही राज्य कर रहे हैं, और जो ज्यादा संख्या में है उनके पास बुद्धि कम है, इसलिए वो राज्य नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, इससे नागरिकों का शोषण समाज के अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा किया जाता है।
राज्य पूंजीपतियों की संस्था है। राज्य के समाप्त होने के बाद वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जिस पर सभी नागरिकों के हितों पर ध्यान दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जब राज्य नहीं होगा तो सभी नागरिकों को बराबर दृष्टि से देखा जाएगा। ये राज्य ही है जो एक बहुत कम संख्या वाले लोग राज्य करते हैं और हम लोगों पर क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। और सभी में क्या होता है, वर्ग विभेद की भावना होती है, जिससे वर्ग संघर्ष की विचारधारा उत्पन्न हुई इनके मन में। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो इतनी बात मुझे नहीं लगता अब आप नहीं लिख पाएंगे, बड़े आराम से इन सभी मुद्दों को आप डील कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं मित्रों हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नों पर, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति पर, लास्की के बहुलवाद पर, उसके बाद में कार्ल मार्क्स के जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था इन्होंने इस पर, उसके बाद में रूसो की समान इच्छा सिद्धांत क्या था उस पर चर्चा करेंगे, प्लेटो के आदर्श राज्य का क्या मतलब था उसको देखेंगे, साथ ही राज्य के कार्य संबंधी ग्रीन का क्या विचार था, यानी ग्रीन महोदय ने राज्य के संबंधी क्या विचार दिया, यानी अज्ञानता, मद्यपान, निर्धनता, ये इन्होंने बताया, ये क्यों बताया, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल से, ठीक है। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होती रहेगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।